जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे न्यूटन के गति के नियम और इसके क्या उदाहरण है इसको देखेंगे। इसके संबंधित एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं इसको कंप्लीटली इसमें देखेंगे। चलते हैं वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए न्यूटन ने तो 3 नियम दिए हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, तीनों है गति से संबंधित नियम। इसको यहाँ पर देखते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, के गति का प्रथम नियम, इसी को क्या कहते हैं? इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, क्योंकि जो न्यूटन का गति का नियम है यह गैलीलियो ने पहले ही बता दिए थे। न्यूटन के जो गति का नियम दिए हैं उससे पहले गैलीलियो ने ही बता दिया था। और गैलीलियो ने जो बताया है उसके अनुसार या न्यूटन के गति के नियम के अनुसार जड़त्व का परिभाषा प्राप्त होता है। इसलिए इस नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं या गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है क्या होता है। देखिए कोई भी पिंड अगर विराम की अवस्था में है, देखिए कोई भी पिंड या तो विराम की अवस्था में रह सकती है या तो गति की अवस्था में रह सकती है। तो यहाँ पर कोई भी पिंड एक सामान्य गति की अवस्था में है या विराम की अवस्था में है तो वह अपनी गति की अवस्था या विराम की अवस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इस तरह आप लोग को समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया। देखिए कोई पिंड अगर विराम की अवस्था में है तो वह अपनी अवस्था तभी तक बनाए रखेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यानी वह अनंत काल तक अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, वह तभी तक बनाएगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। या एक सामान्य गति की अवस्था में है तो वह चाहेगा कि हम अनंत समय तक एक सामान्य गति की ही अवस्था में रहें जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगता है। तो जो यह नियम है यहाँ पर जड़त्व का नियम कैसे हो जाता है? जड़त्व का परिभाषा इससे प्राप्त होता है। पूछेगा क्वेश्चन कि न्यूटन के गति के नियम से क्या मिलता है? जड़त्व का परिभाषा प्राप्त होता है। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं तो अब समझते हैं कि न्यूटन के गति के नियम से कैसे इसका परिभाषा मिला। देखिए जड़त्व इनर्टिया। देखिए जड़त्व क्या होता है? जड़त्व क्या होता है? किसी भी पिंड के अवस्था परिवर्तन का विरुद्ध के गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यानी अवस्था परिवर्तन के गुण को जड़त्व कहते हैं। किसी भी पिंड के अवस्था परिवर्तन के गुण को जड़त्व कहते हैं। यानी कोई पिंड है तो अपने अवस्था परिवर्तन का विरुद्ध कितना कर रहा है उसके जड़त्व पर निर्भर करता है। आज जो हम लोग न्यूटन का गति का प्रथम नियम देखे हैं उसके नियम के अनुसार हम लोग को समझ में आ रहा है कि जड़त्व का ही परिभाषा यहाँ पर प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि कोई पिंड अगर एक सामान्य गति की अवस्था में है या विराम की अवस्था में है तो वह अपनी अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यानी वह अपने अवस्था में ही रहना चाहती है, अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करे? विरुद्ध कर रही है। यहाँ पर जड़त्व का भी परिभाषा यही है कि अपनी अवस्था में रहना चाहती है, अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करती है? विरुद्ध करती है। यानी अपने अवस्था परिवर्तन के विरुद्ध करने के गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कह देते हैं। तो इसीलिए हम लोग को न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिल जाता है? जड़त्व का नियम मिल जाता है। देखिए जड़त्व 3 प्रकार का होता है। एक विराम जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व। दूसरा का हो जाता है गति का जड़त्व। यहाँ पर तीसरा हो जाता है दिशा का जड़त्व। यहाँ पर दिशा का जड़त्व। देखिए विराम जड़त्व को क्या कह देते हैं?
इनर्टिया ऑफ रेस्ट। गति जड़त्व को कह देंगे इनर्टिया ऑफ मोशन, इनर्टिया ऑफ मोशन कह देंगे। दिशा जड़त्व को इनर्टिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन। देखिए अब यहां पर चलते हैं कि जो विराम जड़त्व है, विराम जड़त्व किसको कहेंगे? देखिए जड़त्व का वह गुण जिस गुण के कारण अपनी विराम की अवस्था बनाए रखना चाहती है उसे क्या कहते हैं? विराम जड़त्व कहते हैं। यानी जिस गुण के कारण, जड़त्व के जिस गुण के कारण अपनी विराम की अवस्था बनाए रखना चाहती है उसे विराम जड़त्व कहते हैं। गति जड़त्व के जिस गुण के कारण अपने गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है उसे क्या कह देंगे? गति जड़त्व कह देंगे। यानी अब यहाँ पर दिशा जड़त्व आते हैं। देखिए जिस गुण के कारण अपनी दिशा की अवस्था बनाए रखना चाहती है उसे क्या कह देते हैं? दिशा जड़त्व कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर किताबी भाषा में पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर जड़त्व का मतलब क्या होता है पहले इसको समझाते हैं। देखिए जो इनर्टिया होता है, यह इनर्टिया सीधे डिपेंड करता है मास पर डिपेंड करता है। जिसका मास अधिक उसका इनर्टिया क्या होता है? अधिक होता है। अब यहाँ पर कैसे समझेंगे कि मास बढ़ाने से इनर्टिया कैसे बढ़ रहा है और इनर्टिया एक्चुअल में क्या होता है? इनर्टिया यहाँ पर होता क्या है? देखिए यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर समझिए क्या है? एक बस है, एक बस है और यह बस क्या करता है? यह विराम की अवस्था में है। और इसी के जगह पर एक ले लेते हैं साइकिल, ठीक, एक साइकिल ले लिए, ठीक है, एक साइकिल ले लिया। अच्छा बन गया साइकिल ना। अब देखिए अब यहां पर देखिए एक साइकिल लिए हैं और एक बस लिया है। दोनों का मास, दोनों का द्रव्यमान पूछा जाए कि इन दोनों में से द्रव्यमान किसका अधिक है तो आप बताइएगा कि यहाँ पर बस से का द्रव्यमान यहाँ पर अधिक है। देखिए मास कभी भी नहीं बदलता है। मास ब्रह्मांड में किसी भी पिंड पर चले जाइएगा, कहीं भी पर भी चली जाइएगा, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर वेट चेंज होता है। देखिए तो इन दोनों में से अधिक द्रव्यमान, अधिक मास किसका है? तो यहाँ पर बस का है। लेकिन यहाँ पर मास इस साइकिल का क्या है? कम है। तो साइकिल का मास कम होने के कारण इस पर इनर्टिया कम लगेगा और यहाँ पर बस का मास अधिक होने के कारण इनर्टिया अधिक लगेगा। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों पिंड विराम की अवस्था में है तो अपनी विराम की अवस्था में ही रहेगी, यह भी अपनी विराम की अवस्था में रहेगा। लेकिन अपने अवस्था परिवर्तन का यह इसके अपेक्षा अधिक विरोध करेगा क्योंकि इसके पास इनर्टिया क्या है? अधिक है। इसके पास इनर्टिया क्या है? कम है। देखिए यह अपने अवस्था परिवर्तन का विरुद्ध कर रही है, इसके अपेक्षा अधिक, यानी यह विराम की अवस्था में है तो ये कह रही कि नहीं हम विराम की अवस्था में रहेंगे। लेकिन यह अधिक दबाव दे रही कि हम विराम की अवस्था में रहेंगे। यह क्या कर रहा है? यह यहाँ पर कम दबाव दे रहा है कि हम विराम की अवस्था में रहेंगे। तो इस पर अधिक बल, इसको गति में करने के लिए इस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको गति में करने के लिए इसके अपेक्षा कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका मास अधिक है। जब मास अधिक है तो इनर्टिया अधिक है। जब इनर्टिया अधिक हुआ तो अपने अवस्था परिवर्तन का अधिक विरोध करेगा। इसका मास कम है तो इसका इनर्टिया कम है। जब इनर्टिया कम है तो अपने अवस्था परिवर्तन का इसके अपेक्षा कम विरोध करेगा। तो जब कम विरोध किया, जो अधिक विरोध करेगा उसके लिए ना अधिक बल की आवश्यकता होगा और जो कम विरोध करेगा उसके लिए क्या बल की आवश्यकता है? थोड़ा मोड़ा बल लगाएंगे वो गति में हो जाएगा। तो इस पर अधिक बल का जरूरत पड़ेगा गति में करने के लिए, इसको कम बल का जरूरत पड़ेगा इसको गति में करने के लिए। दोनों पिंड मान लेते हैं यहाँ पर गति में हो गया, यहाँ पर दोनों पिंड यहाँ पर गति में हो गया। तो अब इसके बाद इन दोनों पिंड को अगर रोकना है एक सामान्य वेग से, भी वेग से क्या है? गति में है, भी वेग से गति में है। और दोनों पिंड को अगर रोकना है तो इसका जड़त्व, तो इसका मास अधिक है तो इनर्टिया अधिक है। ये क्या करेगा? अब गति में है तो अभी चाहेगा ये पिंड कि हम
हम क्या रहे, हम हमेशा गति में रहें, हमारा कोई विरुद्ध न करे, हम हमेशा गति में रहेंगे। यह भी क्या कह रहा है, अब हम भी क्या रहेंगे, हमेशा गति में रहेगा, हमारा कोई विरुद्ध नहीं करेगा। अगर विरुद्ध करेगा तो उससे ज्यादा हम विरुद्ध करेंगे, हम गति में आए तो गति में ही रहेंगे। तो इस गाड़ी को अगर रोकना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए अधिक बल का जरूरत पड़ेगा क्योंकि उसका इनर्टिया अधिक है। इसको रोकने के लिए कम बल का जरूरत पड़ेगा क्योंकि इसका इनर्टिया कम है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर मास अधिक है तो इनर्टिया अधिक होगा, जब इनर्टिया अधिक है तो उसके अवस्था परिवर्तन करने में अधिक बल का जरूरत पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर है, विराम जड़त्व, विराम की अवस्था बनाए रखना चाहते हो, विराम जड़त्व हो गया। गति जड़त्व, गति की अवस्था बनाए रखना चाहते हो, गति जड़त्व हो गया। दिशा की अवस्था बनाए रखना चाहते हो, वह दिशा जड़त्व हो गया। जिस गुण के कारण ये अपनी अवस्थाओं को बनाए रखना चाहती है वो क्या हो जाएगा, उस जड़त्व का इस सब का प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं इनके उदाहरण पर। अब देखिए, अब कोई बस यहाँ पर चलना स्टार्ट करती है, अब कोई बस यहाँ पर चलना स्टार्ट करती है, एक यहाँ पर छोटका है, अब यहाँ पर छोटू है, तो ये क्या है, सीट पर बैठा हुआ है। अब ये गाड़ी चलना प्रारंभ करती है, तो जिस स्पीड से गाड़ी चलना प्रारंभ करती है उसी स्पीड से उसके कमर के नीचे का पोजीशन गति में तो हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर का पोजीशन गति में नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऊपर का पोजीशन अभी भी अपने गति का विरुद्ध कर रहा है कि हम अभी रेस्ट में रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि गाड़ी तो चल लेती है, हमारे कमर के नीचे का पोजीशन भी चल लेता है, लेकिन ऊपर वाला पोजीशन फ्री होने के कारण अभी भी चाह रहा है क्या, हम विराम की ही अवस्था में रहें, जिसके चलते गाड़ी चल लेती है, नीचे का पोजीशन आगे बढ़ जाता है, लेकिन हम क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि यह चाह रहा है कि अभी उसी जगह पर रहे हैं। तो उदाहरण में आप लोग को आ जाएगा यहाँ पर, किसी गाड़ी को, किसी बस को अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन के किस नियम से, प्रथम नियम से। न्यूटन के किस, यहाँ पर जड़त्व का कौन सा प्रकार हो जाएगा, जड़त्व, विराम जड़त्व का प्रकार हो जाएगा। यानी जिस अवस्था में बनाए रखना चाहते हैं उसी जड़त्व का प्रकार होगा। तो शुरुआत में विराम की अवस्था में है तो शुरुआत में विराम से शुरू करेंगे यहाँ पर उदाहरण को। अब यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ उदाहरण हो जाते हैं, जैसे कंबल होता है, कंबल में धूल कण लग जाते हैं तो उसे कंबल लेके धूल कण को हटाने के लिए क्या करते हैं, कंबल को फटकारते हैं, कंबल को झाड़ते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि कंबल के धूल कण विराम की अवस्था में रहते हैं, जिसके कारण वहां पर वो तो रह जाते हैं, लेकिन कंबल को गति में करते हैं तो कंबल नीचे आ जाता है, धूल कण वहीं पर रह जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है और यहाँ पर कंबल से धूल कण आसानी से अलग हो जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि कंबल को फटकारने पर कंबल में उपस्थित धूल कण उससे अलग हो जाते हैं न्यूटन के किस नियम से, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। और जड़त्व का कौन सा प्रकार हो जाएगा कि गति का जड़त्व हो जाएगा, और नहीं, विराम का ही जड़त्व होगा क्योंकि शुरुआत में क्या है, विराम की अवस्था में है। इसके अलावा भी विराम का एक और उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे तो उदाहरण बहुत सारे दे सकते हैं, समझ में आया। देखिए, कोई यहाँ पर पेड़ है, कोई पेड़ है उसमें पत्ता लगा हुआ है, उसमें फल लगा हुआ है, कोई पेड़ है उसमें फल भी लगा है, उसमें पत्ता भी लगा है। हम क्या किए, उस पेड़ के डाली को खूब हिला दिए। अब उस डाली को हिलाए तो डाली तो गति में हो गया, क्या उस वह पत्ता या फल वो गति में हो पाया? हाँ, गति में भी हुआ, लेकिन जिस स्पीड से हम डाली को हिलाए उतना स्पीड से वह पत्ता या फल गति में नहीं हो पाया, जिसके चलते यहाँ पर क्या होता है, पत्ता या फल टूटकर क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। समझ में आया, नीचे गिर जाते हैं। यह न्यूटन के पहला नियम से और विराम जड़त्व के कारण हो रहा है, यानी विराम जड़त्व का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि वह चाह रहा है फल या पत्ता कि हम अभी भी विराम की अवस्था में रहे, लेकिन हम डाली को गति में किए तो डाली तो हमारे साथ गति में हो गया, हम गति में कर दिए, लेकिन पत्ता फ्री होने के कारण, फल फ्री होने के कारण यहाँ पर वो चाह रहा है कि हम अभी भी जिस पोजीशन में पहले थे उस पोजीशन का हम बनाए रखें। तो यही तो होता है जड़त्व। अब यहाँ पर चलते हैं गति जड़त्व। अब गति जड़त्व का उदाहरण का बात कहा जाएगा, कोई पिंड, यहाँ पर कोई भी गाड़ी मान लेते हैं, गाड़ी अचानक रुकने पर, गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं,
यह गति के न्यूटन के गति के तीसरा नियम के कारण हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, गाड़ी तो एक समान चाल से चल रही है, हमारा सारा पार्ट एक ही समान से चल रहा है, हमारा पार्ट भी चाह रहा है कि उसी चाल से हम लोग क्या करें, चलें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि गाड़ी जब ब्रेक मारती है तो गाड़ी तो रुक जाती है, हमारे कमर के नीचे का पोजीशन भी रुक जाता है गाड़ी के साथ साथ, क्योंकि बैठे हुए हमारे नीचे का पोजीशन स्थिर होता है जिसके चलते रुक जाता है। लेकिन ऊपर का पोजीशन का बात कहा जाए तो फ्री होने के कारण वह चाह रहा है कि अभी भी हम क्या करें, एक सामान्य गति से, यानी बस के जितना बस का स्पीड है उतना ही बस की स्पीड से हम लोग क्या करें, स्पीड बनाए रखें, यानी चलते रहें, जिसके कारण गाड़ी तो रुक जाती है, नीचे का पोजीशन भी रुक गया। अब गाड़ी रुक गई तो हमारा ऊपर वाला पार्ट क्या करे कि आगे बढ़े, जिसके चलते हम लोग क्या हो जाते हैं, गाड़ी के अचानक रुकने से उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो यह भी अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया। अगर दिशा जड़त्व का बात कह दिया जाए, कोई गाड़ी, मान लीजिए कोई गाड़ी एक सामान्य चाल से चल रही है, अचानक उसको मोड़ दिया जाए, तो उसमें बैठे यात्री अपने दिशा, अपने यहाँ पर गति के परिवर्तन का क्या करेंगे, विरुद्ध करेंगे कि हम तो एक समान चाल से चल रहे हैं, गाड़ी मोड़े तो गाड़ी तो मुड़ गई, लेकिन हम अभी मुड़ना नहीं चाहते हैं, हम एक सामान्य चाल से एक सरलरेखीय पथ पर ही चलना चाहते हैं। तो अचानक मोड़ देने पर हम अपने दिशा परिवर्तन का क्या कर दिए, विरुद्ध कर दिए, हम दिशा परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिशा जड़त्व ही हो जाएगा। समझ में आया? अब चलते हैं न्यूटन के दूसरा नियम पर। यहाँ पर पहला नियम से आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिलता है, जड़त्व का परिभाषा प्राप्त होता है, या पूछ सकता है कि जड़त्व का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलेगा, न्यूटन के प्रथम नियम से मिलेगा। अब यहाँ पर जड़त्व का कुछ उदाहरण जो देखे हैं, इस तरह पूछ सकता है कि यह उदाहरण जड़त्व के किसका उदाहरण है, या पूछेगा कि न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। अब यहाँ पर चलते हैं दूसरा नियम, यहाँ पर क्या चलते हैं, दूसरा नियम। देखिए, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन के दूसरा नियम से हम लोग को बल का सूत्र मिल जाता है, बल का सूत्र मिलता है। अब बल का सूत्र मिलेगा कैसे, अब इसको पहले समझते हैं। देखिए, न्यूटन के दूसरा नियम को समझने से पहले हम लोग को संवेग समझ में आना चाहिए। संवेग होता क्या है, संवेग को p से व्यक्त करते हैं, और संवेग को अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंटम। देखिए, यहाँ पर संवेग होता क्या है, बल। देखिए, द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को, यानी कोई भी पिंड है उसका द्रव्यमान और जिस स्पीड से वो गति कर रहा है उसके वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान को हम लोग m से व्यक्त करते हैं और वेग को हम लोग v से व्यक्त करते हैं, और इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, या दोनों का गुणनफल यह संवेग कहलाता है। संवेग एक सदिश राशि, इसे p से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर न्यूटन के गति का दूसरा नियम पर सीधे आते हैं। देखिए, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी पिंड पर संवेग परिवर्तन का दर उस पिंड पर लगाए गए बल के बराबर होता है। किसी पिंड पर, यानी यहाँ पर कोई भी पिंड है, इसमें संवेग परिवर्तन किया जा रहा है। यानी संवेग परिवर्तन कहने का मतलब, पहले इसका समझिए कि इसका मास क्या है, m है, और शुरू में इसका वेग क्या है, v है। यहाँ पर शुरू में इसका वेग क्या है, u है। यह क्या हो गया, p1 हो गया, यानी शुरू का ही क्या हो गया, यह संवेग हो गया। लेकिन यह t समय के बाद यही पिंड अगर इस पर F बल लगा दिए तो यह पिंड क्या हो गया, यह P2, इसका संवेग कितना हो गया, P2 हो गया। इसका द्रव्यमान m है और इसका वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। यानी F बल लगाने पर इस पिंड का वेग u से कितना हो गया, v हो गया। इसके बीच कितना समय लगा, t लगा। तो यह पिंड अब इस बल पर डिपेंड करेगा, कितना इस पर बल लगा है, इस पर डिपेंड करेगा।
यानी न्यूटन के दूसरा का नियम क्या कहता है कि किसी पिंड पर लगाया गया बल, किसी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड के संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। किसी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड के संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन का मतलब अब इसका वेग क्या है, बल लगाया है तो बड़ा है, तो यहाँ पर संवेग परिवर्तन कहेगा मतलब यहाँ पर इसका अंतर करेंगे, परिवर्तन कहेगा मतलब इसका अंतर P2 माइनस P1 संवेग में परिवर्तन कर दिए और दर दर मतलब यहाँ पर समय। तो यही हमारा क्या हो गया, न्यूटन के दूसरा का नियम। किसी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड के संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम। और न्यूटन के दूसरा का नियम से हम लोग को क्या मिलता है, बल का सूत्र मिलता है। यही क्या है, बल का सूत्र है। तो इस नियम के अनुसार हम लोग को बल का सूत्र मिलना चाहिए और मिलेगा भी। देखिए यहाँ पर P2, यहाँ पर P2 क्या है, MB है, MV है, माइनस यहाँ पर P1 क्या है, MU है, अब बटा में T है तो T रहेगा ही। F बराबर M को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो V माइनस U बटा में यहाँ पर T हो जाएगा। F बराबर हम लोग को V माइनस U बटा में T एक्सिलरेशन होता है, V माइनस U बटा में T क्या होता है, एक्सिलरेशन यानी त्वरण होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, M गुणे A लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को बल का सूत्र मिल गया, यहाँ पर बल का सूत्र क्या हो गया, मिल गया। बल यहाँ पर सदिश राशि है, इसलिए तीर का निशान यहाँ पर दे देंगे। जो बल का दिशा होगा वही, देखिए जो त्वरण का दिशा होगा वही क्या होगा, बल का दिशा होगा, वही क्या रहेगा, बल का दिशा रहेगा। लेकिन इसमें आप लोग से पूछ दिया जाए कि बल का दिशा कहाँ रहेगा, संवेग, संवेग में परिवर्तन जिस दिशा में हो रहा है, संवेग में परिवर्तन जिस दिशा में हो रहा है, बल का भी दिशा उसी डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर न्यूटन के गति का दूसरा का नियम का अगर उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण में आ जाएगा। देखिए जो क्रिकेट खिलाड़ी होता है, क्रिकेट खिलाड़ी होता है तो बॉल को कैच करते समय अपने गौर, यहाँ पर गौर करिएगा, तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचा, अब वो चाह रहा है कि संवेग में परिवर्तन क्या करें, अधिक समय तक करें। संवेग में परिवर्तन अधिक समय तक करेंगे तो हमारे ऊपर बल कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर यह समझ रहा है कि F बराबर जो F है यह समानुपाती T के है। अगर समय हम अधिक लगाएंगे तो बल हमारे ऊपर क्या लगेगा, कम लगेगा। इसीलिए खिलाड़ी को पता है कि हम अपने हाथ को पीछे की ओर खींचेंगे तो हमारे ऊपर, हमारे हाथ पर चोट कम लगेगा, इसीलिए ऐसा वह किया था। तो क्वेश्चन दे देगा आप लोग से, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, यह न्यूटन के किस नियम से, न्यूटन के किस नियम से, तो न्यूटन के दूसरा नियम से हो जाएगा। देखिए और इसके अलावा भी और उदाहरण दे देंगे। देखिए या गद्देदार गत्ता होता है, गद्देदार गत्ता या जो रेत होते हैं, अगर रेत पर कूदिएगा या गद्देदार गत्ता पर कूदिएगा तो उस पर जब कूदेंगे तो आपको कम चोट लगेगा, आपको क्या लगेगा, कम चोट लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वह क्या करता है, जैसे गद्दा ले लीजिए, आप गद्दा पर एक तल्ला इतना ऊंचा से आप कूदिए, तो कूदेंगे तो जो गद्दा का जो सरफेस होता है तो आप देखेंगे कि गद्दा के तो सरफेस पे आ गए, लेकिन कुछ गहराई तक आप गद्दा के भी नीचे धीरे धीरे दबेंगे। तो धीरे धीरे दबेंगे तो वहां पर क्या कर दिया, संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कर दिया, यहाँ पर संवेग में परिवर्तन हो रहा है लेकिन यहाँ के समय को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जिसके कारण हम लोग को चोट यहाँ पर कम लगेगा, यानी बल कम लगेगा तो चोट कम लगेगा। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई व्यक्ति कूदता है, कोई व्यक्ति कूदता है तो कूदते समय उसके सामने अगर यहाँ पर रेत है या एक गद्दा है तो उस गद्दा के होने के बावजूद उसको चोट कम लगता है, न्यूटन के किस नियम से, तो न्यूटन के दूसरा नियम से। अब यहाँ पर सीधे आते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसको समझिएगा। न्यूटन के तीसरे नियम को देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, एक्शन के फलस्वरूप रिएक्शन, यानी एक्शन
एक्शन करेंगे यानी क्रिया करेंगे, क्रिया के फलस्वरूप विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हो रहा है, यही न्यूटन का तीसरा नियम है। एक्शन के फलस्वरूप विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हो रहा है, यही न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या होता है? एक्शन के फलस्वरूप क्या होना? रिएक्शन। यानी कोई पिंड है, यहां पर मान लेते हैं यहां पर कोई पिंड है, अब कोई पिंड है तो यहां पर मान लेते हैं ऊपर की ओर एक्शन फोर्स लग रहा है, एक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो उसी के विपरीत डायरेक्शन में, जस्ट विपरीत डायरेक्शन में क्या लगेगा? रिएक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो रिएक्शन फोर्स लगेगा तो विपरीत डायरेक्शन होने के कारण यह क्या हो जाएगा? एक्शन बराबर माइनस में रिएक्शन, दोनों का बल सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर विपरीत डायरेक्शन में यह माइनस बता रहा है, विपरीत डायरेक्शन को बता रहा है। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है, यह नियम कहता है कि आप क्रिया कर रहे हैं तो आपके ही विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा? प्रतिक्रिया होगा। आपके ही विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा? प्रतिक्रिया होगा। यह न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। अगर इसके उदाहरण का बात कहा जाए, जो रॉकेट उड़ता है, यहाँ पर जो रॉकेट उड़ता है, इस रॉकेट जब उड़ान भरता है तो नीचे की ओर क्या करता है? प्रेशर डालता है हवाओं द्वारा क्या करता है? नीचे की ओर प्रेशर डालता है। जो इसमें गैसें रहते हैं, उस गैसों का नीचे की ओर प्रेशर जाता है, तो यहाँ पर एक्शन फोर्स लगाया, नीचे की ओर जो लगा एक्शन फोर्स लगा, तो इस एक्शन फोर्स के फलस्वरूप विपरीत दिशा में यहाँ पर प्रतिक्रिया हो रहा है। तो इस विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया के कारण क्या हो रहा है? यह रॉकेट ऊपर की ओर उड़ने लगती है। तो रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तीसरा नियम से, जब आप गन को चलाते हैं, आप तो गन मत चलाइएगा, यह कानूनी अपराध है। तो अगर आप देखिएगा कोई गन चलाता है तो गन चलाएगा, अगर बड़का गन है, ठीक है, बड़का गन है, तो वो क्या करेगा? वो एकदम कंधा के सामने उसको सटा लेगा। क्यों सटाएगा? क्योंकि जब उसको चलाएगा तो उसमें क्या होगा? उससे निकलने वाली गोली जिस स्पीड से निकलती है, जिस फोर्स से निकलती है, वो क्या होगा? एक्शन फोर्स हुआ, वो एक्शन किया, लेकिन उसके विपरीत दिशा में जो बल लगेगा वो क्या हुआ? प्रतिक्रिया, रिएक्शन बल हुआ। तो यहाँ पर आपको झटका लगता है। आप बंदूक चलाइएगा, आप कभी चलाए नहीं है, तो आप तो बंदूक तो चला दीजिए, बंदूक तो चला दिए, लेकिन जितना स्पीड से बंदूक जाएगा, जितना स्पीड से बंदूक का गोली जाएगा, उतना ही स्पीड से आपको क्या करेगा? प्रतिक्रिया करेगा। तो आप उसको संभल कर चलाइएगा, समझ में आया? तो यहाँ पर बंदूक से गोली का छूटना न्यूटन के किस नियम से? बंदूक से गोली का छूटना न्यूटन के किस नियम से? न्यूटन के तीसरा नियम से। जब हम लोग चलते हैं, जमीन पर हम लोग चलते हैं, तो आप यहाँ पर देखिएगा तो नीचे की ओर हम लोग क्या करते हैं? धक्का देते हैं। जब नीचे की ओर धक्का देते हैं तो पृथ्वी हम लोग को ऊपर की ओर ढकेलता है। पृथ्वी क्या करता है? हम लोग को ऊपर की ओर ढकेलता है, जिसके कारण हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आप समझिए कि हम नीचे की ओर धक्का न दे, हम चल ले, नहीं चल सकते हैं, हम लोग नहीं चल सकते हैं। वही हो जाता है बात रेत में। रेत में आपको चलने के लिए कह दिया जाए तो आप तो एक्शन तो कर रहे हैं, नीचे की ओर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन जितना फोर्स आप नीचे की ओर दबाव डाल रहे हैं, वह भी आपको थोड़ा मोड़ा दबाव दे रहा है, लेकिन आपको पूर्णतः यहाँ पर रिएक्शन नहीं कर पाता है। जो यहाँ पर रेत होता है, रेत उतना ही बल से आपको रिएक्शन नहीं कर पाता है, जिसके कारण आपको रेत में चलने में क्या होता है? मुश्किल होती है, यहाँ पर मुश्किल होता है। समझ में आया? तो मनुष्य का चलना न्यूटन के किस नियम से? मनुष्य का चलना न्यूटन के तीसरा नियम से। मनुष्य का चलना न्यूटन के तीसरा नियम से। मनुष्य का तालाब में तैरना न्यूटन के तीसरा नियम से। जब हम लोग तैरते हैं तो अपने हाथों को पीछे की ओर क्या करते हैं? धक्का देते हैं, तो वह हम लोग का एक्शन हुआ, और उस एक्शन के फलस्वरूप हम लोग जिस बल से आगे बढ़ते हैं वह क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। तो मनुष्य का तालाब में तैरना न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण हो
जाएगा। पक्षी का आकाश में उड़ना या पक्षी का आकाश में उड़ना, हेलीकॉप्टर या जहाज का आकाश में उड़ना न्यूटन के तीसरा नियम से हो जाएगा। जब पक्षी आकाश में उड़ती है तो अपने पंखों द्वारा नीचे और पीछे की ओर दबाव डालती है, जिसके कारण वह उड़ती है और यह क्या करती है, आगे बढ़ती है। तो न्यूटन के तीसरा नियम से। तो बहुत सारे तीसरा नियम का यहाँ पर न्यूटन से संबंधित नियम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे अधिक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है न्यूटन के तीसरा नियम से। यहाँ पर आप लोग को न्यूटन के तीनों नियम को अच्छी तरह से समझा दिए और इनसे संबंधित उदाहरण को भी बताएं। लेकिन एक वैज्ञानिक क्या होते हैं, न्यूटन ने एक पुस्तक लिखा होता है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक। इस प्रिंसिपिया नामक पुस्तक को यहाँ पर एलन मस्क एक वैज्ञानिक है, एलन मस्क एक यहाँ पर वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने इनके प्रिंसिपिया नामक पुस्तक को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद खूब अध्ययन करते हैं और इसके लिए खूब काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि जो इन्होंने कहे हैं पहल का नियम में कि कोई भी पिंड अगर गति में आए तो गति में ही अनंत काल तक रहेगी, या कोई पिंड अगर विराम में है तो विराम में अनंत समय तक रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया कि कोई भी पिंड चलती है तो वह रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, यहाँ पर क्यों रुक रही है, क्योंकि वह सरफेस पर क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। जब घर्षण बल लगेगा तो उस पर क्या लग रहा है, उसके अलावा भी बल लग रहा है, जिसके कारण वह बाहरी बल हुआ। अब इस बाहरी बल को हटा दिया जाए तो वह फ्री चलेगी। जिस स्पीड से आप लोग चलाकर छोड़ दिए हैं उसी स्पीड से चलेगी। लेकिन यह भी बात आता है कि एयर घर्षण भी होता है। जब कोई भी पिंड आगे बढ़ती है तो एयर द्वारा भी घर्षण लगता है उस पिंड पर। तो एयर द्वारा घर्षण को हटा दिया जाए और उस पिंड जो सरफेस पर चल रहा है उस पिंड के घर्षण को हटा दिया जाए तो वह पिंड जिस स्पीड से चला दिया है, अब उसी स्पीड से यह पिंड बिना ईंधन का अनंत समय तक चलेगी। यह न्यूटन का प्रथम नियम है और इसी नियम का अच्छी तरह से एलन मस्क इस पर सोचते हैं, विचारते हैं और इस पर शोध करते हैं। तो इन्होंने एक पावर लूप नामक एक ट्रेन का आविष्कार करते हैं। क्या करते हैं, एक पावर लूप नामक एक ट्रेन का आविष्कार करते हैं। इस ट्रेन का आविष्कार कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक लूप ले लेते हैं। यह लूप पूरी तरह से खोखला होता है और यह लूप या तो नॉर्थ पोल का बना होता है या तो साउथ पोल का बना होता है, या तो नॉर्थ पोल का बना होता है या तो साउथ पोल का बना होता है। ऐसा क्यों करते हैं आगे आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ट्रेन को यहाँ से गुजार देते हैं। इसमें एक ट्रेन को यहाँ से क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो यह जो ट्रेन है, ट्रेन के बाहरी जो सरफेस है, इस लूप के जो लूप का जो पोल है, इस लूप के पोल के विपरीत इसका पोल होता है। जैसे मान लेते हैं यह पोल साउथ पोल का बना है, तो जो यहाँ पर ट्रेन होती है इस ट्रेन का पोल कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल का होता है। यह ट्रेन का जो पोल होता है नॉर्थ पोल का होता है। हम लोगों को पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यानी विपरीत ध्रुवों को पास ले जाएंगे तो वो क्या होगा, प्रतिकर्षण हो गया, दूर दूर भागेगा। तो यही इन्होंने काम किए। ठीक, देखिए जो सरफेस घर्षण था इस सरफेस घर्षण को खत्म कर देते हैं। कैसे, देखिए यह साउथ पोल है, यह साउथ पोल है और ये गाड़ी क्या है, नॉर्थ पोल की है। कभी भी इस सरफेस में आकर चलेगा ही नहीं, चलेगी लेकिन कभी भी इस सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब तक इस पर साउथ पोल रहे नॉर्थ पोल रहे तब तक यह क्या आएगा, इस दोनों सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या होता है कि जो लूप होता है, इस लूप में जितना भी गैस होते हैं, इस लूप के गैस को बाहर निकाल दिया जाता है पाइप की मदद से। इस लूप के गैस को बाहर निकाल दिया जाता है पाइप की मदद से और इस लूप के अंदर निर्वात की अवस्था बन जाती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस निर्वात की अवस्था यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ लेकिन जो ट्रेन के अंदर जितने भी बैठे होते हैं यात्री, उसको मतलब उसके आवश्यकता के अनुसार उसको ऑक्सीजन बार बार दिया जाता है। उसमें पहले से ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है, आवश्यकता के अनुसार वहां पर ऑक्सीजन दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं जहाज भी उड़ती है तो जहाज में भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है।
तो यहाँ पर इसके गैस को निकाल दिए तो एयर घर्षण खत्म हो गया, और इसके सरफेस से साउथ पोल गाड़ी को नॉर्थ पोल कर दिए तो यहाँ पर सरफेस के कांटेक्ट में नहीं चलेगा, यानी यहाँ पर सरफेस घर्षण को खत्म कर दिया गया, दोनों घर्षण को खत्म कर दिया गया। फिर भी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है, इस पिंड पर, हर एक पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। हमारे ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगा है, लेकिन हमको किसी प्रकार का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल है। हम इसका अनुभव उतना नहीं कर पाते हैं, समझ में आया, इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इसको रहे या न रहे, इस गाड़ी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस गाड़ी को यहाँ पर पीछे की ओर एक इंजन लगा होता है इस गाड़ी को चलाने के लिए। तो इस शुरुआत में गाड़ी को चला देता है, जिस स्पीड से चलाता है उसी स्पीड से इस लूप में चलती है बिना ईंधन का। क्यों बिना ईंधन का? क्योंकि प्रथम नियम में कहा ही गया है कि इस पर बाहरी बल न लगे तो यह अनंत समय तक चलेगा। तो जो बाहरी बल लग रहा था, एलन मस्क अपना दिमाग लगा के इस बाहरी बल को खत्म कर दिए। अब कोई कहेगा कि इस गाड़ी को रोकना है तो कैसे रुकेगा? देखिए क्या कहता है, जब इस गाड़ी को रोकना रहता है तो पीछे की ओर एक डायना लगा दिया जाता है, पीछे की ओर डायना लगा दिया जाता है, और इस डायना को विपरीत डायरेक्शन में घुमाया जाता है ताकि यह इसका स्पीड क्या हो सके, गाड़ी का कम हो सके। और जो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ था इसमें, अब यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई कर दिया जाता है। जब ऑक्सीजन का सप्लाई कर दिया जाता है तो एयर घर्षण भी हो गया, और यहाँ पर डायना भी यहाँ पर क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब धीरे धीरे साउथ पोल और नॉर्थ पोल की पावर होते हैं मैग्नेट पावर, इस मैग्नेट पावर को कम कर दिया जाता है, जिसके कारण यह ट्रेन इसके सरफेस के कांटेक्ट में आ जाता है। यह काम बहुत टेक्निकल ढंग से किया जाता है और इसको बनाने में बहुत खर्चा जाता है, समझ में आया। तो यह अभी भारत में बन रहा है, 27-28 से यह क्या हो जाएगा, चलना प्रारंभ हो जाएगी पावर लूप नामक ट्रेन। तो एलन मस्क बहुत अच्छा काम किए, इन नियमों को पढ़े और इसके लिए अथक प्रयास किए, और इन्होंने पावर लूप नामक ट्रेन का आविष्कार कर दिया। तो अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।